तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। 2 दिन पहले मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि कैसे एक बेटी ने अपनी माँ को मारने के लिए 7 लाख रुपए का बजट तैयार किया था। लोग अभी तक ये सोचने में मजबूर है कि कैसे एक बेटी अपने माँ को मार सकती है। जो माँ अपने बच्चे को 9 महीने कोख में रखती है, उसे पाल-पोस कर छोटे से बड़ा करती है, वही बेटी अपने माँ को मारने के लिए 4 भाड़े के कातिलों को सुपारी दे देती है 7 लाख रुपए का। 3 जुलाई 2026 को जयपुर में एक रोड एक्सीडेंट होता है, जिसमें पता चलता है कि जिस औरत की मृत्यु हुई, उसकी मृत्यु ऑन द स्पॉट हो गई और जिस औरत की मृत्यु हुई, उसका नाम नीरज शर्मा था। बात सिर्फ इतनी है नहीं कि ये मृत्यु कैसे हुई, कैसे प्लानिंग की गई। बात ये है कि किसने मृत्यु की और किसने प्लानिंग की। उनकी खुद की बेटी आयुषी शर्मा ने। मैंने उस कहानी में आपको ये भी बताया था कि 2025 में आयुषी के पिता का भी निधन हो गया था। निधन रहस्यमयी तरीके से हुई हुई थी। तो कहानी इस प्रकार है कि 2025 विजय शर्मा, जो कि जयपुर हाई कोर्ट में एलडीसी थे, लोअर डिविजनल क्लर्क। विजय शर्मा को ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। जयपुर के नामी गिरामी हॉस्पिटल सवाई मान सिंह हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा होता है। समय बीतता है, वो हॉस्पिटल में ठीक होकर अपने घर वापस आ जाते हैं। हॉस्पिटल से साफ उन्हें कहा गया था कि आपको कुछ दिन तक बेड रेस्ट पे रहना है। विजय शर्मा सोचते हैं कि ठीक है, थोड़े दिन बेड रेस्ट पे रह के मैं फिर से हाई कोर्ट जाऊंगा, अपना काम वापस से स्टार्ट करूंगा। आयुषी एक दिन क्या करती है, अपने बलराम भाई के साथ अपने पिता को उठाती है और दूर किसी हॉस्पिटल में लेके चली जाती है। आयुषी की माँ आयुषी से पूछती है कि तुम अपने पिता को कहाँ लेके जा रही हो? तो आयुषी बोलती है कि मेरे पिता विजय शर्मा अभी तक बेड रेस्ट पे है, अभी वो अच्छे से ठीक नहीं हुए हैं। मैं अब मैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इनको लेके जा रही हूँ, उनका अच्छा से इलाज करा के वापस लेके आऊंगी। तो नीरज को भी लगा कि ठीक है, बेटी ले जा रही है, बेटी पे तो भरोसा कर ही सकते हैं। तो आयुषी और बलराम विजय शर्मा को लेके कहीं दूर चले जाते हैं। नीरज अपने बेटी से अगले दिन या उसके अगले दिन फिर से पूछती है कि कैसे है तुम्हारे पापा, कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है। आयुषी बोलती है कि माँ, वो दिल्ली रोड में किसी हॉस्पिटल में एडमिट है, वो बहुत दूर है, तुम कहाँ जाओगी? भाई भी मेंटली चैलेंज्ड है, तुम्हें उसे देखना है, तुम उसके साथ घर पे रहो, मैं और मेरा भाई बलराम है ना, हम लोग देख के आ जाएंगे, पापा को स्वस्थ करके वापस घर लेके आएंगे। समय बीतता जाता है। आयुषी कुछ नहीं बताती अपनी मम्मी को। नीरज शर्मा अपने भाई राकेश शर्मा को कॉल करती है कि भाई देखो, आयुषी अपने पिता विजय शर्मा को लेकर कहाँ गई है, 3 महीने से कुछ अता पता नहीं है, पानी अब सर के ऊपर चला गया है, मुझे पता लगाना है कि विजय शर्मा अब है कहाँ। नीरज अपनी बेटी आयुषी से पूछती है कि अब मुझे फाइनली बताओ कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं, 3 महीने बीत चुके हैं उन्हें घर से गए हुए। तब आयुषी फाइनली एक हॉस्पिटल का नाम बताती है जो कि दिल्ली रोड पर है। अब भाई को देखने के लिए हमेशा चौबीसों घंटा एक अटेंडेंट घर पे रहना जरूरी होता है। नीरज शर्मा अपने किसी रिलेटिव को घर पे छोड़ के जाती है अपने बेटे के देखभाल के लिए। नीरज शर्मा अपने भाई राकेश शर्मा के साथ वही दिल्ली रोड के एक हॉस्पिटल में जाती है। वहां जाके डॉक्टरों से पता चलता है कि विजय शर्मा आईसीयू में एडमिट है और विजय शर्मा को उस हॉस्पिटल में लाए हुए कुछ ही दिन हुए हैं। डॉक्टर बताते हैं कि आयुषी शर्मा ने कुछ दिन पहले ही विजय शर्मा को यहाँ एडमिट किया है। डॉक्टर्स के थ्रू ये भी पता चलता है कि विजय शर्मा के सारे ऑर्गन फेल हो चुके हैं। 90% उनके ऑर्गन्स फेल हो चुके हैं, अब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। आनन फानन में आयुषी उन्हें डिस्चार्ज करा के अपने घर वापस ले आती है। 21 अप्रैल 2025 21 अप्रैल 2025 को जब विजय शर्मा डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से अपने घर आते हैं, वही 21 अप्रैल 2025 उनके जिंदगी की आखिरी तारीख होती है। उनके घर में मृत्यु हो जाती है। जब तक ये माँ समझ पाती कि ये हुआ क्या, कैसे हुआ, आनन फानन में उन्हें गांव लेके जाया जाता है। गांव में उनका अंतिम संस्कार होता है। माँ फिर अपने भाई को बोलती है कि राकेश, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हारे जीजा जी की मृत्यु कैसे हुई। विजय शर्मा की मौत को 1 हफ्ता भी नहीं बीता था कि आयुषी शर्मा ने अनुकंपा के नौकरी के लिए आवेदन भर दिया
कि अब पापा तो रहे नहीं, अब उनका जॉब मैं करूँगी, जो कि एलडीसी था, लोअर डिविज़नल क्लर्क, जयपुर हाई कोर्ट में। माँ ने भी कहा कि ठीक है, हाँ, भर दो। फिर नीरज के भाई राकेश शर्मा उन्हें समझाते हैं कि तुम्हारे अभी पूरी जीवन है, तुम्हारा बेटा है, जो कि मानसिक स्थिति से ठीक नहीं है। जीवन भर तुम्हें उसका ख्याल रखना पड़ेगा। तुम पैसे कहाँ से लाओगी? आयुषी के लक्षण देख के ठीक नहीं लग रहे हैं। क्या पता वो तुम दोनों को छोड़कर अकेली चली जाए। इसलिए ये नौकरी के पहली हकदार तुम हो। और वैसा होता भी है। नीरज शर्मा वो जॉब खुद करने लगती है। जो बात देखकर आयुषी अपने माँ से झगड़ा कर लेती है और घर छोड़कर चली जाती है। जैसा कि मैंने आपको कहानी में बताया था कि विजय शर्मा के 2 घर थे जयपुर में। पुराने वाले घर में वो अकेले चली जाती है, नए वाले घर में नीरज शर्मा अपने बेटे के साथ रहती है। फिर वही वो सोचती रहती है कि कैसे पापा को तो एक रास्ते से हटा दिया जॉब के लिए, जॉब मिली नहीं, अब माँ को कैसे हटाऊं। फिर वो प्लानिंग करते अपने भाई के साथ कि मैं आपको 5 बीघा जमीन जो कि एक्सप्रेस हाईवे में है, वो मैं आपको दे दूंगी। उस 5 बीघा जमीन की वैल्यू 15 करोड़ है। तो बलराम के पिता विनोद शर्मा को लगा, हाँ, क्या खराबी है, 15 करोड़ का जमीन मुझे मिल रहा है, चलो एक इंसान को रास्ते से हटा दिया जाए। तो फिर प्लानिंग करते हैं, 4 कातिलों को हायर किया जाता है 7 लाख रुपए देकर। और 3 जुलाई 2026 को एक व्हाइट स्कॉर्पियो गाड़ी से तेज रफ्तार में एक औरत को उड़ा दिया जाता है, जिनका नाम नीरज शर्मा रहता है, जो कि आयुषी की माँ रहती है। फिर बाद में ये पता चलता है कि इस कातिल के पीछे आयुषी शर्मा, बलराम शर्मा और विनोद शर्मा हैं, और 4 भाड़े के कातिल हैं। अब आप खुद ये सोच के बताइए कि कैसे एक बेटी अपने माँ और बाप दोनों का कत्ल कर देती है सिर्फ एक सरकारी जॉब के लिए और घर की प्रॉपर्टी के लिए। ये सुन के सब हैरान है। मामा को ये शक रहता है पहले से कि आयुषी का ही हाथ अपने माँ और पापा को मारने में है। ये देश देश की मानसिकता, इस उम्र की मानसिकता कहाँ जा रही है, किसी को कोई खबर नहीं है। कातिल हमारे आसपास ही रहते हैं, पर हमें समझ में नहीं आता कौन क्या सोच रहा है, किसे मारने के बारे में सोच रहा है। तो ठीक है, मैं अपनी कहानी यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप सब अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।